नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की। मतलब किसी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत। हाँ, ओवर थिंकिंग एक बहुत ही आम समस्या आजकल। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास इस विषय पर कुछ लेख हैं और कुछ लोगों के निजी अनुभव भी हैं। अच्छा। तो इनके जरिए हम इस उलझन को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या, क्यों होती है और जिंदगी पर इसका असर कैसा पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत यहीं से करें कि ये ओवर थिंकिंग आखिर है क्या चीज। हाँ बताइए। ये असल में ना विचारों का एक अंतहीन सिलसिला सा है। हाँ। मतलब आप बार बार या तो पिछली बातों को सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसे रूमिनेशन भी कहते हैं। जैसे कोई जानवर जुगाली करता है ना, बार बार चबाता रहता है। हाँ हाँ। वैसे ही हम अपने विचारों को चबाते रहते हैं बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। ओहो, तो मतलब ये सिर्फ सोचना नहीं हुआ, ये एक तरह से सोच के जाल में फंस जाना हुआ। बिल्कुल। सामान्य चिंता या प्लानिंग से ये अलग कैसे है? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोच होती है उसका एक मकसद होता है, एक दिशा होती है। ठीक है। ओवर थिंकिंग में कोई दिशा नहीं होती। आप बस एक ही दायरे में गोल गोल घूमते रहते हैं। अच्छा। इसके कुछ लक्षण भी हैं, जैसे छोटे छोटे फैसले लेने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगना, या फिर लगातार खुद पर शक करना, दिमाग शांति नहीं हो पाता, यहाँ तक कि रात को जब सोने की कोशिश कर रहे तब भी विचार चलते रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है लोगों के साथ। और जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, इसका एक बड़ा असर ये होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं और असल काम कर ही नहीं पाते। हाँ बिल्कुल। उसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा गया है। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब विश्लेषण करते करते जैसे लकवा मार गया हो। सही कहा। और ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये आपकी मानसिक ऊर्जा को निचोड़ लेता है। बिल्कुल। अच्छा। जब दिमाग हर वक्त चिंता में ही घिरा रहेगा तो आप जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को कैसे महसूस करेंगे? सही बात है। और अगर ये लंबे समय तक चले तो ये फिर चिंता, मतलब एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसी सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी बन सकता है। बाप रे, सोचने में इतना डूबे रहना, क्या ये हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है? निश्चित रूप से। आप सोचिए, अगर कोई इंसान हर बातचीत के बाद घंटों यही सोचता रहे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया या सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो क्या होगा? बातचीत मुश्किल हो जाएगी। हाँ। वो इंसान अपने ही ख्यालों में खोया रहेगा। इससे गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, वो दूसरों से कटा हुआ महसूस कर सकता है और रिश्तों में एक अनचाही सी दूरी आ सकती है। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि व्यक्ति अक्सर दूसरों के इरादों के बारे में भी नेगेटिव सोचने लगता है। और शारीरिक स्वास्थ्य पर, खासकर नींद पर इसका असर तो बहुत सुना है मैंने। हाँ, नींद अक्सर सबसे पहले चपेट में आती है। दिमाग रात में भी शांत नहीं होता, वो चिंताएं चलती रहती हैं। राइट। इससे नींद पूरी नहीं होती, फिर अगले दिन थकान, चिड़चिड़ाहट, तनाव, ये एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। और लंबे समय में ये पूरी सेहत पर भारी पड़ सकता है। ये तो हुई थ्योरी की बातें, लेकिन असल जिंदगी में इसके उदाहरण भी दिखते हैं। जैसे हमें कुछ इंटरनेट फोरम के अनुभव मिले पढ़ने को। अच्छा, क्या कहते हैं लोग? एक यूजर ने लिखा कि उन्हें लगता है कि उनकी हर प्रॉब्लम की जड़ ही ओवर थिंकिंग है। वो हर ऑप्शन के फायदे नुकसान तोलते रहते हैं, हर पहलू पर सवाल उठाते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो कोई कदम उठा ही नहीं पाते, बस फंसे रह जाते हैं। ये अकेलापन और फैसला ना कर पाने की हालत बहुत तकलीफदेह हो सकती है। बिल्कुल। ये अनुभव दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक सीरियस पैटर्न बन सकता है जो आपकी जिंदगी को काफी हद तक रोक सकता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इस पैटर्न को पहचाना जा सकता है और बदला भी जा सकता है। तो फिर इस सोच के जाल से निकलने के तरीके क्या हैं? हमारे स्रोतों में क्या रणनीतियां बताई गई हैं? देखिए, 2 तरीके बहुत प्रमुखता से बताए गए हैं। एक है माइंडफुलनेस। हाँ, और दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी CBT। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को बस आते जाते देखें, उनसे उलझे नहीं, उन्हें अच्छा बुरा न कहें। अच्छा। बस एक दर्शक की तरह। और खुद से ये पूछना मददगार हो सकता है, क्या ये विचार अभी मेरे लिए उपयोगी है, या क्या एक हफ्ते बाद भी ये इतना ही जरूरी लगेगा? इंटरेस्टिंग। और ये CBT ये कैसे काम करती है? CBT हमें अपने सोचने के उन गलत या नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानने में मदद करती है जो ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। जैसे एक आम पैटर्न है कैटास्ट्रोफाइजिंग, मतलब किसी छोटी सी प्रॉब्लम या संभावना को बहुत बड़ी मुसीबत मान लेना। हाँ, होता है ऐसा। CBT की मदद से हम ऐसे विचारों की सच्चाई परखना सीखते हैं और उन्हें ज्यादा संतुलित नजरिए से देखना सीखते हैं।
ये तो वे थेरेपी वाले तरीके। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक कुछ प्रैक्टिकल कदम भी हैं? कुछ छोटे मोटे टिप्स? हाँ हाँ बिल्कुल हैं। कई छोटी छोटी तकनीकें हैं, जैसे विचारों को मोड़ने की कोशिश करना। जब कोई परेशान करने वाला विचार आए तो जानबूझकर अपना ध्यान किसी और काम या किसी पॉजिटिव सोच पर लगाना। ओके। एक और दिलचस्प तकनीक है चिंता का समय तय करना। मतलब दिन में 15-20 मिनट अलग रख दें सिर्फ चिंता करने के लिए। सिर्फ चिंता करने के लिए? हाँ, इससे बाकी समय में उन विचारों को टालने में मदद मिल सकती है कि ठीक है, इस पर शाम 5 बजे सोचूंगी। ये बढ़िया है। इसके अलावा ध्यान यानी मेडिटेशन, जर्नलिंग यानी अपने विचार लिखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, प्रकृति में वक्त बिताना, दोस्तों या परिवार के साथ जुड़ना, ये सब दिमाग को शांत करने और सोच के उस दायरे से बाहर निकालने में मदद करते हैं। और हाँ, बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना और सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देना, ये भी एनालिसिस पैरालिसिस से बचाता है। ये सब तो बहुत उपयोगी बातें हैं। और अगर किसी को लगे कि ये सब तरीके काफी नहीं हैं, मतलब प्रॉब्लम बहुत गहरी है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में प्रोफेशनल मदद लेना बहुत जरूरी है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ये समझदारी का कदम है। बिल्कुल। सीबीटी और माइंडफुलनेस आधारित थेरेपी इस मामले में काफी प्रभावी साबित हुई हैं। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर आपकी जरूरत के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी बनाने में मदद कर सकते हैं। भारत में वंद्रेवाला फाउंडेशन जैसी संस्थाएं भी हैं जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता और हेल्पलाइन 24/7 देती हैं, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। अच्छा, तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये साफ है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मानसिक झुंझलाहट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी भावनाओं को, हमारे फैसले लेने की क्षमता को, हमारे रिश्तों को और शारीरिक स्वास्थ्य, खासकर नींद को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे निकला ना जा सके। हाँ, ये उम्मीद की बात है। जागरूकता, सही रणनीतियों का अभ्यास और जरूरत पड़ने पर मदद लेने से इस लगातार सोचते रहने के चक्र को तोड़ा जा सकता है और जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सही। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज जिन तरीकों पर हमने बात की, उनमें से ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके विचारों के इस जाल से बाहर निकलने की शुरुआत की जा सकती है? सोचिएगा जरूर।